क्या है भारत में, अपने देश में स्पोर्ट्स की व्यवस्था क्या है? स्पोर्ट्स फिलॉसफी कैसी है? अब भारत के लिए अगर मैं बात करूँ या भारत के लिए क्या, मैं पूरे विश्व की बात करता हूँ। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो सबको करनी चाहिए। ओके, कोई ना कोई गेम खेलना ही चाहिए। ओके। अब आप याद करो, हुँ, जब आप छोटे थे, हुँ, बचपन में आप खेलते थे और खुश रहते थे। हुँ, 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 अच्छी भूख लगती थी, हुँ, अच्छी नींद आती थी। हुँ, उससे अच्छा टाइम आज तक जिंदगी में नहीं आया होगा किसी को। हुँ। इसका रोल बच्चों के भविष्य को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लग रहा है पेरेंट्स का रोल क्या है? सबसे पहले जो सबसे बड़ा गैप है, हुँ, पहले बच्चों को समझो तो अपने, हुँ, उनसे कनेक्ट तो हो जाओ। हुँ, हाँ, चलो बेसिक एजुकेशन में आपने डाल दिया, हुँ, बच्चा पैदा होता है 5वीं तक पढ़ा रहे हो आप, चलो, हुँ, बट इतना टाइम है आपके पास, आप हुँ, बच्चे को समझने की कोशिश करो। हुँ। या तो खुद समझ नहीं पा रहा है, या तो उसको पता नहीं कि उसके पास है कि नहीं। पहली चीज़ है हैप्पीनेस सॉरी पहली चीज़ है सक्सेस। व्हाट इज़ सक्सेस? सफलता क्या है? मैं आज बताऊँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की हुँ, है, विडंबना है हुँ, आज के समय की हुँ, कि सारी दुनिया पैसे को सफलता हुँ, मान रही है हुँ, और पैसे के पीछे ही भाग रही है। हुँ, कलयुग का समय है, हुँ, चीजें बदलना इतना आसान नहीं है। आप कोशिश करिए कि पैसे के पीछे भागना बंद करेंगे तो शायद हुँ, आपको समझ में आएगा कि सक्सेस है किस तरफ और हमको जाना किस तरफ है। हुँ। तो हमारी आने वाली पीढ़ी, अभी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपका क्या मैसेज है? क्या सजेशंस है? पेरेंट्स जो हमारे हैं, उनके लिए तो मैंने मैसेज दिया कि बच्चों के साथ रहो। और बच्चों को मेरा स्पेशल मैसेज ये है कि ऐसा बहुत कुछ है हुँ, हमारे संस्कारों में, हमारे कल्चर में, हुँ, इंडियन कल्चर में, हुँ, जिसको समझने की ज़रूरत है, हुँ, जिसको सीखने की ज़रूरत है, हुँ, जो कि बहुत पीछे छूट गया है। हुँ, और मैं उनको मोटिवेट करना चाहूँगा हुँ, कि ऐसी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगाएँ, हुँ, उसको समझने की कोशिश करें हुँ, और फिर से रिवाइव करने की कोशिश करें आज के माहौल के हिसाब हुँ। से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिटवीन द लाइन्स। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो हमें जीने का तरीका और सलीका दोनों सिखाता है। लेकिन स्पोर्ट्स की व्यवस्था कैसी है? हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी है? क्या हमारे सीखने का तरीका सही है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। ऐसी ही कुछ बातें लेकर आ रहे हैं आज के हमारे गेस्ट राजेश जी। एक नेशनल बैडमिंटन प्लेयर है जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक बिजनेसमैन है। उनका एजुकेशन सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम का एक व्यवस्था है जहाँ पे वो भारतीय बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए भेजते हैं। वो अच्छे विचारक भी हैं। तो आइए उनसे बातें करते हैं और थोड़ा ज्ञान बटोरते हैं। राजेश जी, बिटवीन द लाइन में आपका स्वागत है। बिटवीन द लाइन अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। ये माध्यम के द्वारा हम आप जैसी व्यक्तियों से जीवन के पहलू के बारे में बात करते हैं और उसका सार लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयत्न करते हैं। आप काफ़ी मशरूफ़ रहते हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, वक्त कम मिलता है, फिर भी वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच धोनी जी बुलाने के लिए। पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस मेरे लिए नया ही है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया और इधर हम एक्टिव रहते हैं, बट पॉडकास्ट का ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और जो कुछ मुझे पता है या जो नज़रिया मेरे पास है इस पॉडकास्ट में, मैं कोशिश करूँगा कि वो पेश करूँ। हम काफ़ी नो आई वाज़ रियली ईगर टू टॉक टू यू। राजेश जी, आप बनारस से हैं और हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बनारस एक पावन पुण्य भूमि है। लेकिन हम आपकी नज़रों से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं बनारस क्या है? बनारस बनारस की जब बात होती है तो आप ये समझो
कि जो भी मैं बोलूँगा वो दिल से निकलेगी आवाज़। और सबसे पहले बनारस बनारस नहीं एक्चुअली वो है काशी। ओके, बहुत पौराणिक, बहुत पुरानी, दुनिया की सबसे पुराना शहर वो है काशी। ओके। काशी हमारे ऋषि मुनियों ने या आप जानते हैं हमारे यहाँ वेद पुराण और बहुत सारा ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों के पास रहा है। हुँ, तो हमारे ऋषि मुनियों ने काशी एक ऐसा शहर बसाया था हुँ, जो पूरी दुनिया में हुँ, या पूरी दुनिया को रोशनी से प्रज्वलित करे। हुँ, हुँ। काशी का मतलब ही होता है लाइट, अच्छा, रोशनी देना। ओके। चाहे वो आध्यात्मिक रोशनी की बात करें, हुँ, हुँ, चाहे ज्ञान की रोशनी की बात हुँ, करें हुँ। या एनलाइटमेंट की बात करें या मोक्ष की बात करें, तो काशी को समझना है तो काशी में जाके रहना पड़ेगा। ये अच्छा, बड़ा नॉर्मल टैगलाइन है। कोई भी बंदा यही बोलेगा कि अगर आपको काशी को समझना है तो आप काशी में जाके रहिए। ओके। पुराने समय से ही काशी ज्ञान का केंद्र रहा है। हुँ, हुँ, आज के युग की बात करें तो टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा हो गया है, हुँ, बट वो ज्ञान का केंद्र रहा है। हुँ, वहाँ बहुत सारे वेद, हुँ, पुराण, हुँ, उपनिषद, हुँ, मेडिकल साइंस की बात करें तो सुश्रुत, हुँ, हुँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रही हैं ज्ञान से रिलेटेड। म्यूज़िक की बात करें तो क्लासिकल म्यूज़िक, हुँ, बड़े-बड़े क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हुँ, और गायक कलाकार हुँ, बहुत लोग हुए और एक बड़ा डिफरेंट लेवल रहा है। हुँ, ज्ञान का ऐसा स्तर जो मेरे हिसाब से दुनिया में आज भी उपलब्ध नहीं है। अच्छा। आज भी वो लोग अचीव नहीं कर पाए हैं जो किसी समय काशी ने अचीव किया था। ओह! और पूरी दुनिया से लोग काशी पहुंचा करते थे। लोग वहां पे जानने की कोशिश करते थे। अगर किसी उलझन में फंस जाए, किसी प्रश्न का जवाब उनको अगर नहीं मिल रहा है, हुँ, तो काशी के ज्ञानियों, ब्राह्मणों, पंडितों को जाके लोग पूछते थे कि इस प्रश्न का जवाब क्या है। और वहाँ के शास्त्रार्थ ये सब बहुत मशहूर थे। अच्छा। तो काशी एक अलग चीज है, अलग शहर है। बनारस, इसमें ये नाम बाद में दिया हुआ है जब मुगल आए और बाद में 200-300 साल पहले शायद बनारस नाम दिया गया होगा। उसका एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है। बट काशी एक अलग चीज है, अलग शहर है, अध्यात्म की नगरी है। वहाँ के लोग नेचुरली आध्यात्मिक होते हैं। हुँ, आज की दुनिया में आप देखोगे तो चारों तरफ मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे लोग भाग रहे हैं, हुँ, हुँ, पैसों के पीछे लोग भाग रहे हैं। हुँ, लेकिन बनारस के काशी के लोग, मैं बनारस तो ठीक है, हुँ, बट काशी के लोगों की अगर हम बात करें तो आज भी आप चाहोगे तो वहाँ घाट के किनारे चले जाओ, मस्त मलंग लोग मिलेंगे। हुँ, पैसे वाले भी आप पहचान नहीं पाओगे कि इनके पास कितना पैसा होगा। हुँ, गरीब आदमी भी खुश है और पैसे वाले भी खुश है। हुँ, हुँ, और काशी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हुँ, पूरी पृथ्वी पर, हुँ, मैं यहाँ पे शिव जी को बीच में ला रहा हूँ। शिव जी हुँ, के बारे में हम किसी और पॉडकास्ट में हुँ, बात करेंगे। हुँ, हुँ, बट शिव जी ने पूरी पृथ्वी पर 2 जगह चुनी थी रहने के लिए। हुँ, हुँ, एक था कैलाश पर्वत और एक काशी। और दूसरा काशी। हुँ, तो काशी में शिव जी ने पार्वती के साथ अपना हुँ। दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया था। तो मोटा-मोटा ये है काशी मेरी नज़र से। नहीं, आपने सही में हमारा नज़रिया बदल दिया है और आज मैं बनारस नहीं काशी अ, शब्द यूज़ करूँगा। ये आप बैडमिंटन प्लेयर हो, ये काशी और बैडमिंटन का संयोग कैसे हुआ? तो मेरा नेटिव जो है बनारस या काशी से 2 घंटे दूर आजमगढ़ एक जगह है, वहाँ है। ओके, तो फादर मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं ओके। और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े थे। उनकी नौकरी लगी बनारस में या काशी में। हुँ, वहाँ पे एक जगह है हुँ, डीएलडब्ल्यू, अभी वो बीएलडब्ल्यू हो गया है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स उसको बोलते हैं। ओके। तो रेलवे की जॉब थी, हुँ, एक ही जगह हुँ, जॉब करनी थी, हुँ, वहाँ रेलवे की कॉलोनी थी, हुँ, सारी फैसिलिटीज़ थी। हुँ, तो अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र था खेलने का, हुँ, कूदने का, हुँ, स्विमिंग है, हुँ, बास्केटबॉल, हुँ, क्रिकेट, हुँ, बैडमिंटन। हुँ, तो बैडमिंटन का मेरा एक फ्रेंड था, वो बैडमिंटन खेलता था। हुँ, मैं उसके साथ 1-2 बार गया खेलने और हुँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा हुँ, कि इंडिपेंडेंट गेम है, हुँ, आप जो चाहे खुद से कर सकते हो। हुँ, तो एक पैशन आया हुँ, और फिर उस समय हमने
काफ़ी बैडमिंटन खेला बनारस में, ऐसे शुरुआत हुई बैडमिंटन खेलने की। बट ये बैडमिंटन जब आपने खेलना शुरू किया, शुरुआत में शायद वो एक शौक रहा होगा, बट धीरे-धीरे आप एक प्रोफेशनल लीग में आप एंटर हो गए और शायद आप एक कॉलेज में आए तो आप एक लेवल पे खेलना शुरू कर दिया था। तो वो कहाँ तक खेला? तो अच्छा ये रहा शुरू में कि बड़ी जल्दी मैंने स्कूल से नेशनल खेल लिया। हुँ, जहाँ पे मैं खेलता था हुँ, वहाँ बड़े अच्छे और पुराने प्लेयर्स खेलते थे, रेलवे के प्लेयर्स जो स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में थे, ओके, जहाँ नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते थे। ओके। एज़ सच आज के समय के हिसाब से जैसे प्रोफेशनल कोचिंग होती है, हुँ, आपके पास किट होते हैं, हुँ, सारी फैसिलिटीज़ होती है, हुँ, वैसा बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं था। हुँ, लेकिन जुनून ज़्यादा था, हुँ, कुछ करने की इच्छा ज़्यादा थी, हुँ, तो वहाँ पे माहौल ठीक-ठाक मिला और हम खेले। हुँ, खेलने के बाद स्कूल्स में थे तो स्कूल से खेलने जाते थे। हुँ, ओपन टूर्नामेंट और ये सब का बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिलता हुँ, था। हुँ, तो स्कूल से गए तो वहाँ से नेशनल्स खेला, फिर हुँ, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। हुँ, तो यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हुँ। मैं कैप्टन रहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैं कैप्टन ओह! रहा। ओके। तो 6-7 साल बैडमिंटन खेला मैं, हुँ। जो बचपन का टाइम था और उसके बाद फिर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ गए और धीरे-धीरे फिर बैडमिंटन छूट गया। सो राजेश जी एक एक जब बचपन से एक एक काम के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो खेल हो या कोई और एक्टिविटी हो और वो जवानी तक वो चलता रहता है, तो कहीं न कहीं जीवन में एक चाह आती है कि मुझे तो यही लाइन में आगे जाना है, यही करना है लाइफ में। हुँ, बट जब पारिवारिक संजोग आते हैं और वहाँ से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, जैसे आपका बैडमिंटन बंद हो गया हुँ। और आपका जीवन शुरू हुआ ये जॉब करो, पारिवारिक में इन्वॉल्वमेंट, तो ये कितना डिफिकल्ट होता है कि जो चीज़ का पैशन है वो छोड़ के कहीं और मन लगाना। तो मैं सच में बताऊँ, मैं बैडमिंटन खेल रहा था उसी समय मेरी जॉब एज़ ए सब इंस्पेक्टर लगी। ओह! और वो समय ऐसा था कि अ, अगर यूपी की बात करें, गुजरात तो छोड़ दो आप, यहाँ पे भी लोग बिज़नेस करते हैं हुँ, और बिज़नेस प्रेमी ज़्यादा हैं। हुँ, बट यूपी और बिहार हुँ, और उड़ीसा, हुँ, बंगाल इधर की बात करें तो वहाँ अगर आपकी जॉब लगती है, हुँ, वो भी गवर्नमेंट जॉब, हुँ, तो पूरे घर में उत्सव हो जाता है। अच्छा। तो मेरी जॉब लगी एज़ ए सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ में मेरी जॉब लगी हुँ, और जॉब लगने के बाद पूरा घर खुशी हुँ, से ये हुआ कि चलो मेरे बड़े बेटे की जॉब लग गई, अभी तो और ये वो अच्छा हो भी गया। पुलिस और पुलिस में। हाँ, वर्दी की जॉब लग गई तो हमारे यहाँ तो और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन मुझे 1 पैसे की खुशी नहीं हुई। क्यों? मे बिकॉज़ वो बैडमिंटन मेरे चला लिए ये गया? था कि अब मेरा दुःख मतलब कि मैं बैडमिंटन नहीं खेल पाऊँगा और अंदर से ये हुआ कि कहीं न कहीं मैं एक ऐसी चीज़ जो कि दिल से पसंद करता था, हुँ, वो छूट जाएगी। हुँ, तो एनीवे सरकारी नौकरी ज़्यादा ज़रूरी थी उस समय हुँ, के हिसाब से हुँ, अगर हम बात हुँ, करें और इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हुँ, हैं। चाहे समाज की बात करें या हुँ, माँ-बाप या हुँ, परिवार की बात हुँ, करें, समाज जैसा होता है हमको वैसा डिसीज़न लेना पड़ता है। हुँ, तो हमने उस समय वो डिसीज़न लिया हुँ। और फिर जो बट है नौकरियाँ की और फिर कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड वो रिग्रेट रहता है या तो वो चाह बाकी रहती है कि नहीं मैं नहीं खेल पाया, मेरे को खेलना था। कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है ऐसा? या तो उससे बाहर कैसे आ सकते हैं? देखिए जीवन दुखी होने के लिए नहीं मिला। हुँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में हैं, हम चाहते तो हैं शायद, लेकिन किसी न किसी कारण से, हुँ, किसी न किसी रीज़न से वो चीज़ें हमको नहीं मिल हुँ, पाती। हुँ, अगर हम दुखी होके उसी के पीछे रह जाएँगे या वहीं खड़े रह जाएँगे हुँ, या हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे जीवन हुँ, में, हुँ, तो ज़िंदगी जीना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से प्रेज़ेंट में जीना चाहिए। हुँ, दुःख हुआ था, हुँ, काफ़ी दुःख हुआ हुँ, था, लेकिन ठीक है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। हमने भी फिर जो चल रहा था उसमें दिल लगाया, दिमाग लगाया और ज़िंदगी आगे निकलने ये लगी। बड़ा अच्छा पॉज़िटिव विचार आपने दिया है। बट कहीं एक बार आपसे बात हो रही थी तो आपने आपने एक ऐसी चीज़ बताई थी कि जीवन में अगर कुछ लिखा होगा तो वो होगा ही। और जो आप बैडमिंटन की बात करो जो हुँ, छूट गया, वो कहीं न कहीं वापस घूम फिर के जीवन में वापस आया। तो हाँ, जब हम कोई काम से, कोई शौक से निकल जाते हैं, तो सालों बाद उसको वापस लाना शायद इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हुँ, बट आई थिंक 20-25 साल बाद आप
बैडमिंटन में वापस आए और वो भी नेशनल लेवल पे अगेन। सो ये कैसे हुआ? तो ये भी ऐसे बोला जाए तो किस्मत ही है, या लिखा हुआ बोलिए। तो मैं अपनी तरफ से प्रोफेशनल बैडमिंटन तो छोड़ चुका था, थोड़ा बहुत फिटनेस करता रहता था, कहीं मिल गया तो थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लेता था। तो 2016 में मैं अहमदाबाद आ गया था, और मुझे याद है 18 या 19 में एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया कि मेरे एक फ्रेंड है यहाँ, बैडमिंटन कोचेस जानते ही हैं मेरे को, तो उन एक कोच का फ़ोन आया कि आपको यूपी से कोई बैडमिंटन प्लेयर पूछ रहा है। ओह! तो बड़ी उत्सुकता हुई कि चलो कोई यूपी का बंदा जो हम कभी साथ में बैडमिंटन खेले होंगे। तो मैं पहुंचा मिलने के लिए। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक अजय माथुर करके मेरे फ्रेंड है, जो बचपन में हम लोग खेला करते थे। वो लखनऊ से खेलते थे, मैं बनारस से खेलता था। तो उनसे मुलाकात हुई। मैंने बोला भाई यहाँ पे कैसे? तो माथुर जी ने बताया कि मेरा वो सिडबी में है, स्पोर्ट्स कोटे से ही है और अच्छी सीनियर पोजीशन पे है। तो बोला उनका ट्रांसफर हो गया है। तो वो खेलने गए थे बैडमिंटन कोर्ट पे। वहां कोच ने बताया कि यूपी से बनारस से एक राजेश सिंह खेलते हैं, कभी कभार आते हैं। तो उन्होंने फोन किया, और फिर मुझे शुक्रिया कहना चाहिए अजय माथुर जी का। उन्होंने फिर मुझे काफी मोटिवेट किया कि बोले राजेश यार तुम तो अच्छा खेलते थे पहले, तो आजकल वेटरन बैडमिंटन खूब हो रहा है और अच्छे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और लोग खेल रहे हैं, तो तुमको भी खेलना चाहिए। तो हमने थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू किया, और ठीक ठाक खेलते ही थे पहले तो। फिटनेस भी इतनी बुरी नहीं थी, आदतें ठीक ठाक थी, तो शरीर भी ठीक ठाक था। तो नेशनल्स खेलने के लिए हमको गोवा जाना था। तो माथुर जी बोला चलो हम लोग गोवा चलते हैं। अच्छा, गोवा जगह ऐसी है कि लोग नेचुरली जाना भी पसंद करते हैं कि चलो भाई जाएंगे, थोड़ा घूम घाम के आ जाएंगे। हमने बहुत सीरियस नहीं थे नेशनल्स जाने के लिए, लेकिन चले गए हम। स्टेट हमने जीता और वहां से हम फिर नेशनल्स के लिए सिलेक्शन हुआ, वहां गोवा चले गए खेलने। अच्छा, किस्मत ऐसी थी कि वहां जब खेलने गए तो इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। क्या बात है! और वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पेन में खेलने का मौका मिल गया। अरे वाह! तो एक तरह से बोले कि किस्मती है, जो कि एकदम हमने छोड़ दिया था बैडमिंटन खेलना, वहां से एक कोई मिलता है मुझे। और फिर यहाँ पे गुजरात में बैडमिंटन सेक्रेटरी हैं अपने मयूर पारिक, उन्होंने काफी मोटिवेट किया। हमारे मोनेश करके हैं फ्रेंड्स बैडमिंटन, वो लोगों ने बोला कि नहीं राजेश भाई आप खेलो, आप अच्छा खेलते हो। तो मेरे को भी शौक हुआ कि चलो भाई पुराना वो है, खेलना चाहिए। तो ऐसे कहानी शुरू हुई। फिर हम गए वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने, स्पेन गए। बाद में हमने ऑल इंडिया टूर्नामेंट जीते। वियतनाम में मैं एशियन चैंपियनशिप खेलने गया, वहां हमको सिल्वर मेडल मिला। क्या बात! तो काफी कुछ वेटरन बैडमिंटन में तो काफी कुछ खेला हमने बाद में। बट राजेश जी, आप वेटरन कैटेगरी बोलो, मतलब वो कम से कम 40 के ऊपर का होगा। 45 प्लस। 45 प्लस, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर 50 प्लस। नाउ आई एम 50 प्लस। एट दिस एज इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, और वो भी बैडमिंटन, मैं जितना बैडमिंटन को जानता हूँ, इट इज फुल ऑफ एनर्जेटिक गेम, उसमें बहुत एनर्जी चाहिए। तो ये वेटरन की कैटेगरी में, ये एज ब्रैकेट में फिटनेस कैसे मैनेज की? बिकॉज बैडमिंटन इज नॉट इजी गेम। तो फिटनेस जो है, बैडमिंटन की अगर फिटनेस की बात करें, रिफ्लेक्सेस चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, और टेक्निकली जितने आप स्ट्रांग हो वो तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए होती है, जिसमें आपको 1-2 घंटा फिजिकल फिटनेस करिए बैडमिंटन के हिसाब से। आपका खाना पीना सब ठीक होना चाहिए, रूटीन आपका ठीक होना चाहिए, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। तो आप जब तक डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गेम आदमी खेल पाएगा। और मैं स्पोर्ट्समैन को एक अलग नजरिए से इसलिए भी देखता हूँ कि आज का जो पढ़ाई का सिस्टम है, आप पढ़ाई लिखाई कर लो, एक नौकरी पा जाओ, और पढ़ाई लिखाई से राम राम। किसी को फिर शौक नहीं है कि पढ़े और लिखे। स्पोर्ट्स में आप जब तक खेल रहे हो तब तक आपको मेहनत करनी है। जिस दिन आप मेहनत करना छोड़ते हो, आप नीचे आने लग जाते हो। तो आपको मेहनत भी करनी है, दिमाग भी लगाना है, डिसिप्लिन भी लाना है, तो काफी सारी मेहनत एक साथ रहती है, और स्पोर्ट्समैन इज्जत के हकदार होते हैं। इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, आपने डिसिप्लिन की बात बोली, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आप आपके विचार रख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके विचार
which you recently said, positive thinking. So हम्म, I feel कि thinking is also part of one of the discipline because ultimately वही आपको पुश करता है आगे जाने के लिए. सी अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करें तो जिंदगी में कुछ भी करना है, हम्म, आप छोटा से छोटा काम, हम्म, यहाँ गिलास में पानी रखा है, हम्म, अगर आप पॉजिटिव होके नहीं उठाओगे हम्म, तो वो पानी भी आपको फायदा नहीं करेगा. हम्म, हर एक काम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, फुल एनर्जी के हम्म, साथ और एकदम अच्छे से करना चाहिए. हम्म, उससे अच्छा है ना करो. अगर हम्म, निगेटिव है, थोड़ा भी हम्म, संशय है, थोड़ा भी हम्म, डाउट है, मत करो. हम्म, बट अगर किसी काम में हाथ डाला है हम्म, तो आप अपना 100% दो. उसमें अगर आप 99.9% भी दोगे हम्म, तो फिर गारंटी नहीं है. सही है. राजेश जी, आप यू हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन. भारत में सालों से क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हर एक बच्चा खेलना चाहता है. भारत का हर एक नागरिक क्रिकेट देखना चाहता है. सो क्रिकेट एक अलग जगह पे है, बट पिछले कई सालों में भारत ने बाकी खेलों में भी धीरे धीरे प्रगति की. जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, स्विमिंग है, और अ, पिछले 2-3 ओलंपिक में भी भारत ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में स्पोर्ट्स की व्यवस्था में चेंज आ रहा है. बट आपका नजरिया क्या है भारत में, अपने देश में स्पोर्ट्स की व्यवस्था क्या है, स्पोर्ट्स फिलोसॉफी कैसी है? अब भारत के लिए अगर मैं बात करूं या भारत के लिए क्या, मैं पूरे विश्व की बात करता हूं. स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो सबको करनी चाहिए. ओके. कोई ना कोई गेम खेलना ही चाहिए. ओके. अब आप याद करो, हम्म, जब आप छोटे थे, हम्म, बचपन में आप खेलते थे और खुश रहते थे. हम्म, 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 अच्छी भूख लगती थी, हम्म, अच्छी नींद आती थी. हम्म, उससे अच्छा टाइम आज तक जिंदगी में नहीं आया होगा किसी का. हम्म, तो खेलना तो जरूरी है. जब तक बच्चे बने हुए हैं आप, तब तक आपके पास खुशियां हैं, हम्म, तब तक आपका शरीर अच्छा है, तब तक हम्म, आपको भूख लग रही है, तब तक आपको नींद आ रही है. हम्म, और आप जो भी काम करोगे, हम्म, क्योंकि शरीर अच्छा है, दिमाग अच्छा है, तो जो दूसरा जो भी काम करोगे वो भी अच्छा होगा. तो खेलना तो सबको चाहिए. बराबर. अभी भी इंडिया की बात करें तो हम स्पोर्टिंग नेशन नहीं है. इज इट? नहीं खेलता है. आप देखो, आप आम आदमी को देखो, अपने आसपास देखो, 10-20 घर में जाके देखो कितने लोग खेलते हैं. सुबह से शाम तक बैठेंगे, उठेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, काम करेंगे. बट 1 घंटा खेल के लिए कोई नहीं निकालेगा. हॉस्पिटल्स क्यों बढ़ रहे हैं? आप खेल के लिए समय निकालो, हॉस्पिटल्स ओके. कम हो जाएंगे. ओके. तो स्पोर्ट्स तो नेसेसिटी है. आप आप बिना शरीर के इस दुनिया में क्या करोगे? और अच्छा शरीर लोगे तो अच्छे काम करोगे. तो स्पोर्ट्स तो नेसेसिटी है. और अगर हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो नॉर्मल स्पोर्ट्स तो सबको करना चाहिए. और अगर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात करें, आज की डेट में सब कुछ मटेरियलिस्टिक है. क्रिकेट में पैसा है तो सबको क्रिकेट खेलना है. क्रिकेट में फेम है, सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सबको क्रिकेट खेलना है. आप अंदर की भावना नहीं है किसी के पास कि मुझे एक्चुअल में क्या खेलना है. स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जिसका दिमाग तेज चलता है वो शतरंज अच्छा खेल सकता है, कबड्डी नहीं अच्छी खेल सकता है, या फिर वो कुश्ती अच्छी नहीं लड़ सकता है. जिसके शरीर में ताकत ज्यादा है वो शतरंज अच्छा नहीं खेल सकता है, या दिमाग वाले गेम. तो हर एक आदमी की कैपेबिलिटी अलग अलग है. ओके. और हमारे यहाँ क्या होता है कि एक रेस लगी हुई है कि सारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना दो, सारे बच्चों को क्रिकेटर बना दो. जो चीज, एक बहुत अजीब सी रेस लगी है जिसमें बच्चे बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं. और शायद मुझे लगता है कि पेरेंट्स को स्पेशली समझना पड़ेगा कि कैसे हम अपने बच्चों को इस रेस से बाहर निकालें. हम अपने बच्चों को समझें, उनकी प्रकृति को समझें, उनके नेचर को समझें, वो किस चीज में स्ट्रांग है उसको समझें और वैसा काम कराएं. अच्छा, ये आपने अच्छी बात बोली. कहीं ना कहीं मेरा मानना ऐसा था कि भारत स्पोर्ट्स में प्रगति कर रहा है, बट आप जो बात कर रहे हो वो कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे भारत के लोगों को काम करने की जरूरत है. एक अच्छी बात और जानना चाहेंगे. कहीं ना कहीं आपने एक बार शेयर किया था कि
आपका ऑस्ट्रेलिया में काम है और आप ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स फैसिलिटी कहीं का सर्वे करने भी गए थे। हुँ। तो कहीं न कहीं आपने वहाँ पे कुछ अलग नज़रिया देखा उनका स्पोर्ट्स के प्रति। तो हम ये जानना चाहते हैं वो क्या था? हुँ। तो मेरा छोटा भाई, सिस्टर सब हुँ, ऑस्ट्रेलिया हुँ, में बेस्ड हुँ, हैं हुँ, और ऊपर वाले की कृपा से कुछ बिज़नेस भी ठीक-ठाक है। वहाँ हमारे कुछ कॉलेजेस हैं हुँ, और कुछ कैंपसेस हैं। हुँ, प्राइवेट एजुकेशन की हुँ, बात करें हुँ, तो हमारा ग्रुप एक अच्छा हुँ, ग्रुप है, हुँ, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ग्रुप है हुँ, और बिज़नेस वाइज़ हम हुँ, ठीक-ठाक कर रहे हुँ, हैं। हुँ, तो एक दिन मेरे छोटे भाई ने मुझसे बोला कि तुम अभी, मैं उस समय रिलायंस में जॉब कर रहा था, बोला हुँ, रिलायंस में क्यों कर रहे हो, अभी अपने ग्रुप में आ जाओ और हुँ, इंडिया में हमको कुछ हुँ, शुरू करना है। हुँ, तो फिर मैं आ गया, हुँ, बट मेरा एक मन में था कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल के करीब है। हुँ, हुँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो मैंने बोला कि यार चलो ज़रा कोई अच्छी फैसिलिटी देखते हैं हुँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्चुअल में कैसे होता है। तो हुँ, मैं विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के सेंटर पे गया था। ओके। तो स्पोर्ट्स का रिसर्च वहाँ हुँ, पे, स्पोर्ट्स हुँ, रिसर्च काफ़ी कुछ है वहाँ पे। हुँ, हुँ, मैनेजमेंट की बात करें, हुँ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात हुँ, करें, हुँ, स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात हुँ, करें, हुँ, एनालिसिस, सब हुँ, कुछ है, काफ़ी हुँ, कुछ है हुँ, वहाँ पे। हुँ, और अगर आप रिजल्ट के नज़रिए से आप देखोगे तो ओलंपिक में भी हुँ, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 3-4 करोड़ है और कंपैरिजन करें अगर हम पॉपुलेशन का और मेडल्स का ओलंपिक का, तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे है, हुँ, बहुत आगे है। हुँ, तो उनका अप्रोच भी काफ़ी अच्छा है, हुँ, काफ़ी कुछ साइंटिफिक है। हुँ, अच्छी एनालिसिस करते हुँ, हैं, बायोमैकेनिक सिस्टम है, हुँ, हुँ, एनालिसिस बहुत डिटेल एनालिसिस, हुँ, हर एक स्पोर्ट्समैन का हुँ, एनालिसिस करते हुँ, हैं। हुँ, अब मान लीजिए आप टेनिस खेल रहे हैं, हुँ, तो आपका एनालिसिस किया जाए कि आप एक्शन बराबर ले रहे हो कि नहीं। हुँ, हुँ, हाँ, आप खेलते समय हुँ, आपका मूवमेंट बराबर है कि नहीं हुँ, है, हुँ, आपकी स्ट्रेंथ बॉल के ऊपर जा रही है हुँ, कि नहीं जा रही हुँ, है। हुँ, हर छोटी छोटी चीज का हुँ, एनालिसिस है हुँ, और एक डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट निकाल करके हुँ, फिर आपको बता देंगे कि भाई तुम्हारा यहाँ यहाँ पे कमी है, हुँ, यू हैव टू टेक दिस हुँ, टाइप ऑफ करेक्शन हुँ, इन योर एक्शन, और हुँ, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दे करके हुँ, आप करेक्ट किया जाता है। हुँ, तो आप जब टेक्निकली साइंटिफिकली चीज़ों को समझते हो हुँ, और उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हुँ, हो हुँ। तो फर्क पड़ता है। बट वहाँ पे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में कहीं आप कोई बॉयज़ हॉस्टल या कुछ देखने गए थे जो कोई हाई एल्टीट्यूड पे था, ऐसा कुछ सुना हाँ, हाँ, सुना था? हाँ, होटल, तो हाई एल्टीट्यूड वो क्या होटल। था वो? वहाँ पे एक हाई एल्टीट्यूड होटल है, हुँ, जहाँ पे कम ऑक्सीजन में स्पोर्ट्समैन को रखते हैं। ओह! तो मुझे लगता है वो एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट 18-19% ओह! ऑक्सीजन में वहाँ रखने के प्रैक्टिस करते हैं कि कम ऑक्सीजन में ये ज़्यादा देर तक उसका एंडोरेंस चलता रहे। तो उनकी ओह! प्रैक्टिस इंटरेस्टिंग। सी इस लेवल की प्रैक्टिस, मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। तो क्या ये बैडमिंटन या टेनिस ये गेम जो जिसमें हाई एंड्योरेंस चाहिए तो वहाँ पे ऐसा होता है कि खेलते-खेलते आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है? देखिए, जब भी हम कोई भी गेम खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं या भाग रहे हैं, तो ऑक्सीजन ही हमको बचाती है। तो हम हुँ, लंबी-लंबी साँस लेते हैं, हुँ, तो हमको हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हुँ, और अगर हम ये प्रैक्टिस करवाते हैं हुँ, कि हमारी बॉडी कम ऑक्सीजन में भी अच्छे से परफॉर्म कर सके, हुँ, तो अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है या हमको जब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उस समय अगर हम ज़्यादा थके नहीं हैं, हम थक रहे हैं, तो हम थकेंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी शायद, अगर हमारी प्रैक्टिस है हाई एल्टीट्यूड होटल ये जैसी जगहों बहुत ही पे। इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। शायद आप सही हो कि कहीं न कहीं थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। राजेश जी, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हम जब पढ़ते थे, हमारे पहले हमारे पेरेंट्स वो लोग पढ़ते थे। कुछ सिस्टम अलग था पढ़ने का। हमारे टाइम पे कुछ बदलाव आया, सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ। आज हम देखते हैं तो एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो गया है। कुछ नया बदलाव आया है, अच्छा भी बदलाव आया है। बट आपको क्या लग रहा है एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, आज के हिसाब से साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, तो बहुत बदलाव आए हैं हुँ, और अच्छे बदलाव भी हैं। हुँ, हम बहुत कंफर्ट से जी रहे हैं, हुँ, हमारे हाथ में फ़ोन्स होते हैं, हम हुँ, यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, हुँ, सब टेक्नोलॉजी है, हुँ, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। हुँ, अगर हम बात करें कहीं से, आज की डेट में दुनिया में कहीं से कहीं जाना है तो टाइम नहीं लगेगा आपको, हुँ, शायद पहले के ज़माने में हुँ, मुश्किल होता था। हुँ, तो ये सब बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए हैं, हुँ, बट इनके कुछ निगेटिव वो भी हैं, हुँ, जैसे
एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन का मतलब होता है ज्ञान, हम्म नॉलेज। हम्म आज रेस लगी हुई है एजुकेशन से पैसा कैसे कमाना है। हम्म हम इंडिया की बात करें तो हम बच्चे को वही पढ़ाते हैं जिसमें उसकी नौकरी अच्छी लगे हम्म, या जिसमें उसको पैसा ज़्यादा पैसा कमाए। ज्यादा मिले। हमको ये नहीं, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बच्चे को गाना गाना था, हम्म मेरे बच्चे को इंस्ट्रूमेंट बजाना था, हम्म या मेरे बच्चे को खेलना था, मेरे हम्म बच्चे को कुछ और करना था। हम्म हमारी रेस लगी हुई है कि मेरा बेटा तो डेटा साइंटिस्ट बनेगा, हम्म मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस बनेगा, हम्म वो बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जाएगा और खूब सारे पैसे कमाएगा। हम्म प्रॉब्लम कहाँ है? हम्म प्रॉब्लम ये है कि हम समाज में हमने पैसे को इतना ज्यादा ऊपर कर दिया है, हम्म हम इतनी ज्यादा वैल्यू देने लग गए हैं हम्म कि हमने ये देखना भी छोड़ दिया है हम्म कि सामने वाला इंसान वो पैसा कमा कैसे रहा है। हम्म आज एक इंसान हम्म आपके बगल में आके खड़ा होता है, हम्म वो पूरी जिंदगी ईमानदारी से साइकिल से ऑफिस में जाता है, सरकारी मान लीजिए नौकरी करता है, ईमानदारी से नौकरी करता है, क्लर्क की नौकरी करता है, और आपके बगल में आके खड़ा होता है, आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। हम्म बट दूसरा एक इंसान एक बड़ी सी गाड़ी लेके आता है और बाजू में खड़ा होता है, आपको पता भी नहीं है वो अच्छा है, अच्छे ढंग से पैसा कमाया, गलत ढंग से पैसा कमाया, लेकिन आप उसको ध्यान देते हो, आपका नजरिया तुरंत बदल जाता है, किसी का भी नजरिया, समाज का नजरिया बदल गया है। तो ये जो नजरिया है ये समाज को खराब कर रहा है। आप देखना पुराने जमाने में जो ज्ञान जिसके पास होता था उसको समाज में सबसे ज्यादा ऊपर बैठाते थे, जिसको नॉलेज होती थी उसको समाज में पैसे वाले जो लोग हैं उनसे भी ऊपर बैठाते थे। राजा के वहां भी पुरोहित हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज थी। लेकिन जिनके पास नॉलेज थी वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से अलग रहते थे। ओके। आश्रम में रहेंगे, हाँ, छोटा सा कुटिया बना के रहेंगे, भिक्षा मांग के खाएंगे। उनके पास ज्ञान था। क्यों ऐसे रहते थे ऋषि मुनि साधु महात्मा? क्योंकि ज्ञान बड़ी अजीब सी चीज है। इसको आप सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो और गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही ज्ञानी आदमी मटेरियलिस्टिक लाइफ में आएगा वो ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पुराने समय में ऋषि मुनि या जो भी ज्ञानी लोग थे उनको इज्जत समाज में पूरी मिलती थी, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से अपने आप को दूर रखते थे। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर रखेंगे तो समाज को अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे कि लोग अच्छे से रहें, अच्छे संस्कार लें। ज्ञान की बातें चारों तरफ होती थी, हमारे गांव-गांव में लोग होते थे, ब्राह्मण होते थे, पंडित होते थे, तो वो लोग एक अच्छी बातें समाज में फैलाते थे। आज का समय क्या हो गया है? ज्ञान पैसे के पीछे भाग रहा है। हम ज्ञानी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो समाज में थोड़ी मुश्किल तो है। तो कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो कि ऋषि मुनि वो लोग भिक्षा मांगने जाते थे, तो उसका शायद कारण ये था कि कहीं ना कहीं उनके पास ज्ञान है। यही रूल था। तो आप देखोगे ना पुराने जमाने में तो किसी ऋषि मुनि ने तपस्या की, ऐसी कहानियां हैं। कहानियां आपको मैसेज देने के लिए होती हैं। हमारे शास्त्रों में खूब कहानियां, पुराणों उपनिषदों में खूब कहानियां मैसेज देने के लिए होती हैं। तो बोला कि भाई खूब तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चलो तुम्हारे पास ये शक्ति आ गई, लेकिन अगर ये शक्ति तुम मानव कल्याण के नुकसान के लिए करोगे या गलत चीजों के लिए करोगे तो ये शक्ति चली जाएगी। और वो शक्ति अब चली गई है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम ज्ञान बेच रहे हैं अभी, ऐसा बुरी तरीके से। देखिए क्या हो रहा है ना कि भारत एक आध्यात्मिक कंट्री रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, जहां ऋषि मुनि राज करते थे। वो राजा को गाइड करते थे कि कैसे चलना है, क्या करना है, मॉरल, कैरेक्टर, एथिक, सब कुछ बहुत हाई था। तो यहाँ पे आप अभी भी चले जाओ किसी गांव में, आप खूब पैसे कमा रहे हो, 5 स्टार होटल में जाओ, और वहीं कंपेयर मैं बोलता हूँ कि आप एक गांव में जाओ, 2 रोटी सूखी खाओ खटिया में पेड़ के नीचे बैठ के,
जो टेस्ट आपको आएगा, जो शांति आपको मिलेगी, जो सुख आपको मिलेगा, वो आपको शहर में नहीं मिलेगा। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वो देश को चलाते थे। अब क्या हो गया है, अब हम भाग गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के पीछे, वेस्टर्न कल्चर के पीछे। वेस्टर्न कल्चर क्या है, वो मटेरियलिस्टिक कल्चर है। उनको अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं। वो पैसे के पीछे, उनका हर एक छोटा से छोटा काम पैसे के लिए होता है। आज जो जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो वो व्यापार के लिए हो रही है। लड़ाई झगड़े युद्ध हो ही रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हो, कहीं तेल के लिए युद्ध हो रहा है, कहीं पावर के लिए, कहीं पैसे के, हर तरफ ये सब मचा हुआ है। और ये सब इसलिए मचा है क्योंकि समाज से त्याग, संतोष, दूसरों के लिए अच्छा करना, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। राजेश जी, एक बार आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, गुरुकुल सिस्टम की बात हो रही है। आपने साइंस को, एजुकेशन को, ये अपने ग्रहों के साथ कहीं कनेक्ट किया, थोड़ा उस पर आप प्रकाश डाल सकते हो? मैं बताऊं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो हमारा नॉलेज सिस्टम था वो आज भी दुनिया उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। ओके। अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी आज के समय में लोग जाते हैं किसी भी पंडित के पास और बताते हैं कि मेरी जिंदगी में क्या होगा, पूछते हैं, मुझे दुख है, कोई ये है, और सबको ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इसलिए बनी है कि वो मेरी जिंदगी के दुख हर ले, या भगवान इसलिए है कि मैं उनके सामने जाके हाथ जोड़ लूं और मैं कुछ भी कर रहा हूं, मेरे कोई भी प्रॉब्लम है भगवान ठीक कर दे, या एस्ट्रोलॉजी में मेरे को इसका सॉल्यूशन मिल जाए। एस्ट्रोलॉजी के पीछे इतना बड़ा साइंस है। मैं बता रहा हूं कि अगर एस्ट्रोलॉजी को डिकोड अगर कर लोगे आप, मेरे हिसाब से भारत सरकार को इसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी चाहिए और इसको डिकोड करना चाहिए। अगर आप इसको डिकोड करते हो तो ब्रह्मांड के सारे रहस्य डिकोड कर सकते हो। सारे नियम कानून इस एस्ट्रोलॉजी के अंदर लगे हुए हैं। अच्छा। तब जाके आप, कोई बच्चा पैदा होता है और आप बता सकते हो उसका कि ये बच्चा कैसा होने वाला है। और मैं बताऊं, अगर एस्ट्रोलॉजी का अच्छा नॉलेज है तो चीजें सही निकलती हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हम उससे, ये सब साइंस से, ये सब रियलिटी से दूर जा मैं रहे हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप घर में लॉन होगा, आप लॉन जाके देखो, जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है वहां अच्छी घास है, जहां सूरज की रोशनी नहीं है वहां घास आएगी नहीं। सूरज जिंदगी दे रहा है घास को, पेड़ों को जिंदगी दे रहा है, मतलब आप समझो, तो सूरज कुछ तो कर रहा है। बड़ा एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप यूरोप में चले जाओ, वहां सूरज की रोशनी कम होती है, बर्फ ज्यादा होती है, वहां के लोग सफेद होते हैं। मैं गोरे नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज दे डू नॉट गेट कलर। ट्रू ट्रू है। वहीं पे अगर आप अफ्रीका में चले जाओ तो वहां पे इतना सूरज की रोशनी है कि कलर डार्क हो जाता है। हमारे यहाँ बैलेंस है तो हम ब्राउन हो जाते हैं, है ना। तो ये विजिबल इफेक्ट है जो आपको दिख रहा है। अब मैं बताऊं, हमारे स्किन दिख रहा है तो हमको लग रहा है ये कलर है, बट सूरज जो गर्मी है, लाइट है, दुनिया भर की एनर्जी है तरह तरह की उसके अंदर, वो स्किन के साथ साथ बाकी जगह पे भी तो काम करेगा हमारे शरीर के। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है एस्ट्रोलॉजी में कि जब आप पैदा होते हो, जैसे सिंह राशि सूरज की राशि में, स्वामी ग्रह का सूरज होता है, अग्नि उसका एलिमेंट है। सिंह राशि या जिसका सूरज स्ट्रांग है, उनकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है। अच्छा। आत्मिक पावर, कुछ करने की क्षमता, विल पावर स्ट्रांग होता है। जिसका सन स्ट्रांग है, आप देखना वो सुंदर होंगे नेचुरली, बॉडी अच्छी होगी उनकी। नॉर्मली हम पूरे इसको 12 घरों में बांटते हैं। 12 घर में पहला घर होता है आपका शरीर का, आपके दिमाग का। वो घर स्ट्रांग होता है तो आपका दिमाग स्ट्रांग है, घर आपका शरीर अच्छा है। ये नॉर्मल वो है। अब इसको कोई ये समझने की कोशिश नहीं करता ये काम कैसे कर रहा है। अब आप समझो, एस्ट्रोलॉजी की बात करूं मैं,
हजारों साल पुरानी है ये। पराशर ऋषि, वराहमिहिर ने इस पे काम किया। पराशर ऋषि हजारों साल पहले जब एस्ट्रोलॉजी बन रही होगी या चल शुरू किया होगा लोगों ने काम इस पे, हमारे ऋषि मुनियों ने, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड को 12 बराबर भागों में बांटते हैं। अच्छा। और एक भाग 30 डिग्री का होता है। अच्छा। और ऐसे करके 12 बराबर भाग होते हैं जिसमें 12 राशियां आती हैं। आप समझो कि हमको अब जब भी एस्ट्रोलॉजी, अब तो किसी को पता नहीं कब शुरू हुई, 1000 2000 4000 साल पहले जो भी आपको गिनती लगाना है लगा लो, उस समय हमको ये पता था कि पृथ्वी के चारों तरफ हम इसको 12 भागों में बांटते हैं, तो 30 डिग्री का एक वो होता है और 12 राशियां होती हैं और 360 डिग्री का सर्कल होता है। अच्छा। राशियों के बाद उन्होंने नक्षत्रों में बांटा है, 27 नक्षत्रों में। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, उसको बांटा है 4 पदों में 3 डिग्री 20 मिनट। इस लेवल का मैथमेटिक्स अगर हम किसी ऐसी चीज में यूज कर रहे हैं तो कोई मूर्ख तो नहीं होगा कि इस लेवल का मैथमेटिक्स, वो भी हजारों साल पहले जबकि किसी को कुछ नहीं आता था, और इस लेवल की मैथमेटिक्स यूज हो रही है, इस लेवल की मैथमेटिक्स लोगों को उस समय आ रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ इसका फायदा होगा। तो ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ग्रुप ऑफ स्टार बनाते हैं एक राशि। अब आप समझो कि एक सूरज आपके ऊपर इतना असर डालता है, चंद्रमा पूरे समुद्र को हिलाता है, हमारे बॉडी में जितने ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हमारे फ्लूइड जितना भी है, उसको कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। चंद्रमा को इमोशन का ग्रह करते हैं कहते हैं, और इमोशन फ्लूइड से ही हमारे कंट्रोल होता है। तो सोचो कि इतना सारा, जब चंद्रमा और सूरज इतना असर हमारा डाल रहे हैं हमारे ऊपर, सूरज तो एक तारा है, जब 6 तारे 8 तारे मिलके हमारे ऊपर कुछ असर कर रहे होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ असर डालेंगे। तो इतने अच्छे ढंग से, इतने सिस्टमेटिक ढंग से 12 राशियों में बांटा, 27 नक्षत्रों में बांटा, उनके गुण निकाले, वो हमारे बॉडी के किस एलिमेंट के ऊपर काम कर रहा है वो निकाला, कौन कौन से ग्रह किस राशि से मिलते हैं, उनकी एनर्जी और ग्रहों की एनर्जी सेम होती है, सब कुछ साइंस है। प्रॉब्लम यह है कि हम उस पर डिस्कशन करने को, हम उसको मानने को, हम बहुत दूर चले गए उससे, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। दूर नहीं, अब तो बचा ही नहीं। हम तो चले गए दूसरी तरफ, हमको जाना था इस तरफ, हम चले गए पश्चिम की तरफ, जाना था पूर्व की तरफ। अरे आपने बहुत अच्छी बात बोली, शायद मैं भी आपके साथ सहमत हूँ कि ये जो पूरा ग्रह मंडल की आपने बात की, और कहीं ना कहीं आज मुझे भी ऐसा रियलाइज हो रहा है कि हमारे जिंदगी में, हमारे डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उनका भी कहीं योगदान है। हो सकता है शायद आप जैसे लोगों के विचार से और थोड़े बहुत योगदान से एजुकेशन सिस्टम में हम ऐसी पुरानी चीजें वापस लाए और सिस्टम को थोड़ा चेंज कर सकें। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, बेसिक नॉलेज यही होता है। बेसिक जो नॉलेज है, बच्चा पैदा होता है, आप हमारे यहाँ 16 संस्कार होते थे, जिसमें हमारी शादी मुहूर्त में होती है, गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, बहुत सारे संस्कार हैं, हम तो सब भूल चुके हैं उससे देखा जाए तो, लेकिन हर चीज प्लान्ड थी। ओके। मुहूर्त के हिसाब से थी। जब बच्चा पैदा हो रहा है तो किस टाइप का बच्चा आपके घर में आ रहा है आपको बता दिया जाता था। उसको अर्जुन बनाना है या युधिष्ठिर बनाना है या भीम बनाना है, आपको पहले दिन से पता होता था। अब तो कुछ नहीं होता है, आए बोले इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, कंप्यूटर साइंस करो, तुम्हारे पास तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, है ना। आपके अंदर बहुत सारे एनर्जीज हैं, हर एक इंसान के अंदर। एक कहावत है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हर एक आदमी इस ब्रह्मांड में अलग है। और कैसा है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब हम एक पिंड है, जैसा हम उस समय हम जब पैदा हुए, जैसा ब्रह्मांड था उसकी एनर्जीज हमारे अंदर आई है। हमारी शकल सूरत सब कुछ यूनिक है, हमारी दूसरी कॉपी है नहीं इस ब्रह्मांड में, तो सब यूनिक है। तो मतलब बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है। इसके संदर्भ में और एक मैं बात पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बोल रहे हो कि एक रेस में लगे हुए हैं,
पहले ऐसा था कि बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत कम ऑप्शन रहते थे, तो पेरेंट्स के लिए थोड़ी आसानी होती थी। बट आज ऐसा हो गया है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो पेरेंट्स के लिए ऑलरेडी डिफ़िकल्टी है कि बच्चे को कौन-सी दिशा में ले जा सके। तो पेरेंट्स का रोल बच्चों के भविष्य को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लग रहा है पेरेंट्स का रोल क्या है? सबसे पहले जो सबसे बड़ा गैप है, हुँ, पहले बच्चों को समझो तो अपने, हुँ, उनसे कनेक्ट तो हो जाओ। हुँ, हाँ, चलो बेसिक एजुकेशन में आपने डाल दिया, हुँ, बच्चा पैदा होता है 5वीं तक पढ़ा रहे हो आप, चलो, हुँ, बट इतना टाइम है आपके पास, आप हुँ, बच्चे को समझने की कोशिश करो। हुँ, आज पेरेंट्स के पास फुर्सत नहीं है सर। हुँ, माँ बाप मोबाइल में लगे हुए हैं, हुँ, दुनियादारी में लगे हुए हैं, हुँ, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं बच्चों को छोड़ के। हुँ, हमारे माँ बाप, हम लोग फॉर्चुनेट रहे हैं, माँ बाप ने बहुत टाइम हमको दिया है हुँ, और बहुत फुर्सत से टाइम दिया है, हुँ, और हम तो उनका ऋण कभी उतार नहीं हुँ, सकते। हुँ, मेरा मैसेज आज के पेरेंट्स को है, बच्चों तो ठीक है, बच्चे बेचारे हुँ, क्या करेंगे, बच्चे तो जैसा उनको आप हुँ, एटमॉस्फेयर दोगे वैसा बनेंगे, हुँ, कि बच्चों के साथ दोस्ती करो। हुँ, उनसे, अपने बच्चों से अगर आप दोस्ती नहीं कर पा रहे हो, हुँ, तो फिर उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो लाइफ में। हुँ, आप आपसे ज़्यादा अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता। हुँ, आप रेस में मत लगाओ उनको। हुँ, हुँ, आप उनसे दोस्ती नहीं करते हो, आप हुँ, उनको रेस में लगा देते हुँ, हो। बेटा हुँ, तेरे को तो हुँ, 95% नंबर आने हुँ, हैं, हुँ, 85% आने, 99 हुँ, आने, फर्स्ट आना हुँ, चाहिए। इस रेस में लगा देते हो। हुँ, उस रेस को छोड़ करके बच्चों को आप समझो, वो हुँ, करना क्या चाहता है, हुँ, खुश किस में है, हुँ, क्या करने में, जिस हुँ, काम में वो खुश होगा, गाना हुँ, गाने में खुश होगा, हुँ, अपने आप अच्छा करेगा वो। मैं बेसिक एजुकेशन को मना नहीं कर रहा हूँ, हुँ, लेकिन जब आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हो, हुँ, तो आप वो प्रोफेशन उसके लिए चुनो हुँ, जो उसके नेचर में है। हर एक इंसान की प्रकृति अलग है। अच्छा। पेरेंट्स में जब फादर मदर की बात आती है, आपने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी। नॉर्मली आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जाओ तो फादर बेफ़िक्र होता है बच्चों के लिए। खेलता है, खेलने दो, नहीं पढ़ता है, ठीक है, मैनेज कर लेंगे। मदर होती है, वो ओवर कॉन्शियस होती है, बहुत टेंशन लेती है, बहुत इमोशनल होती है। आपने कहीं न कहीं इसको घर के साथ कुछ कनेक्ट किया था, वो हाँ, क्या तो है? एस्ट्रोलॉजी में क्या माना जाता है कि एक परिवार है, जैसे हुँ, हुँ, ये सारे ग्रह हैं, वो सूरज का परिवार है, हुँ, जिसमें सूरज उसका फादर है, हुँ, चंद्रमा माँ है, हुँ, फिर मंगल है हुँ, भाई, लड़का है, हुँ, बुध लड़की है, हुँ, ऐसे करके पूरा परिवार है। हुँ, ऐसे ही हमारा भी परिवार है। हुँ, तो आप कभी भी देखना, नेचुरली हुँ, घर में आदमी फिर भी थोड़ा स्ट्रांग मिलेगा। हुँ, हो सकता है कहीं ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी हो हुँ, सकती है, बट हुँ, ज्यादातर आदमी हुँ, स्ट्रांग मिलेंगे और घर को इस हुँ, ढंग से संभालने वाले हुँ, होंगे जैसे घर के बड़े वही हैं। हुँ, हुँ, लेडीज बच्चों के साथ कनेक्ट रहेंगी हुँ, और इमोशनल मिलेंगी, हुँ। क्योंकि चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा इमोशंस को कंट्रोल करता है। ओहो! तो जैसे सूरज का परिवार है, वैसे ही हमारा परिवार है। चंद्रमा हमेशा इमोशंस को कंट्रोल करता है। लेडीज या हमारे घर की जो औरत है, वो चंद्रमा है, ऐसा मान लो आप। अच्छा, तो वेरी उनका इंटरेस्टिंग, हमेशा इमोशंस रहेगा, वो हमेशा डिसीजन लेने में इमोशन लेके आएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी तो इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा ऐसा ही है। आपकी आपकी बातें सुन के कहीं न कहीं लग रहा है मुझे कि 2 ऐसी चीज़ है जिससे आदमी या तो खुद समझ नहीं पा रहा है, या तो उसको पता नहीं कि उसके पास है कि नहीं। पहली चीज़ है पहली चीज़ है सक्सेस। व्हाट इज़ सक्सेस? सफलता क्या है? मैं आज बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, हुँ, विडंबना है हुँ, आज के समय की, हुँ, कि सारी दुनिया पैसे को सफलता हुँ, मान रही है हुँ, और पैसे के पीछे ही भाग रही है। हुँ, कलयुग का समय है, हुँ, चीजें बदलना इतना आसान नहीं है। हुँ, आप कोशिश करिए कि हुँ, पैसे के पीछे भागना बंद करेंगे, हुँ, तो शायद हुँ, आपको समझ में आएगा कि सक्सेस है किस तरफ और हमको जाना किस तरफ है। हुँ, हम खाली पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हुँ, अच्छी गाड़ी, बंगला, हुँ, ये वो सब। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चाहिए, हुँ, समय हुँ, के हिसाब से हुँ, आपको जरूरत है पैसे की, हुँ, लेकिन हुँ, खाली पैसे के पीछे अगर आप भागोगे, हुँ, तो आप एक्चुअल में आपको जो सक्सेस चाहिए, हुँ, हर एक आदमी की प्रकृति अलग है। हुँ, इस पृथ्वी पर हुँ, हर एक, जो भी कुछ है, पेड़ की प्रकृति अलग है, शेर की प्रकृति अलग है, चूहे हुँ, की प्रकृति अलग है, हर हुँ, एक हुँ, प्रकृति हुँ, अलग हुँ, है, हुँ, इंसानों की प्रकृति अलग, हुँ, और इंसानों में भी हर एक आदमी की प्रकृति अलग है। हुँ,
कोई आदमी घूमने में अच्छा लगता है, किसी को खेलने में अच्छा लगता है, किसी को गाने में। अब मैं बोलूँ किसी ऐसे बंदे को हुँ, जिसको संगीत समझ में नहीं आता है, हुँ, उसको आप अच्छा गाना गवा के दिखा लीजिए। हुँ, लता मंगेशकर बन गई, हुँ, या उस टाइप के लोग ही होते हैं। मेरे को बोलूँ कि मेरे को मोहम्मद रफ़ी की तरह गाना गाना है, हुँ, तो नेचर है उसका, हुँ, उसने इतना अच्छा गाना गाया। हुँ, तो पहले नेचर समझो आप। हुँ, आप अपने नेचर को समझोगे, हुँ, उस नेचर के हिसाब से जो काम करोगे आप, हुँ, वो आपको सैटिस्फैक्शन देगा। वो मेरे हिसाब से असली सही। सक्सेस है। अदरवाइज़ ठीक है, पैसे को सक्सेस लोग मान रहे हैं और भाग रहे हैं। और दूसरा है व्हाट इज़ हैप्पीनेस? सबसे आज के समय का सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही है। हुँ, विडंबना क्या है पता है आपको? हुँ, कि सारी दुनिया यही खोज रही है हुँ, और मिल किसी को नहीं रहा है। हुँ, आप मोबाइल में हैप्पीनेस खोजने जाते हो, आप गाड़ियों में हैप्पीनेस खोजने जाते हो। आप मैं बताऊँ, लोग पार्टी करने जंगल में पहुँच जाते हैं हैप्पीनेस खोजने, और हुँ, जंगल को खराब करके चले आते हैं। हुँ, तो हैप्पीनेस पूरी दुनिया में खोज रहे हैं हुँ, और पता नहीं है हैप्पीनेस है क्या। हुँ, प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को पहचान नहीं रहे। हुँ, हम दुनिया के साथ तो है, हुँ, बट हम अपने साथ नहीं है। हुँ, जब आप अपने साथ बैठोगे, हुँ, अपने आप को पहचानोगे, हुँ, तब आपको समझ में आए कि मेरी प्रकृति क्या है, हुँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। हुँ, जब आपको पता चलेगा कि मुझे ये अच्छा लगता है, तब आप खुश हो सकते हो। हमको लगता है कि मेरे हाथ में ये सामान आ गया तो मैं खुश हूँ। हुँ, वो सब खुशी है ही नहीं। खुशी तो अगर आप नेचर पे चले जाओ, हुँ, प्रकृति के साथ बैठो जाके, हुँ, आप देखना, फ़ील करना, हुँ, अपने आप आपको ऐसा फ़ील होगा कि मैं हल्का हो गया हूँ। हुँ, तो प्रकृति, जो आपकी प्रकृति है, जो प्रकृति आपके आस-पास मौजूद है, हुँ। उसको समझने की कोशिश करो, तब शायद हैप्पीनेस मिले। सो आई थिंक आपके कहने का मतलब है सफलता और हैप्पीनेस एक दूसरे के पूरक है, सिक्के की दो साइड है। हाँ, अगर अगर नेचुरल ढंग से बात करें, हुँ, प्राकृतिक ढंग से बात करें, हुँ, तो सक्सेस, देखिए, सक्सेस को अगर पैसे से आप मानेंगे, हुँ, तो वो एक दूसरे ट्रैक पे आप चले जाते हैं। हुँ, हुँ, सक्सेस को आप इस बात से मानेंगे हुँ, कि मैं अच्छा बैडमिंटन खेलना चाहता था, हुँ, मैंने ज़िंदगी में अच्छा बैडमिंटन खेल लिया, हुँ, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। हुँ, अब ये मानोगे आप कि मेरे को सक्सेस बैडमिंटन से पैसा मिले, हुँ, तब मैं सक्सेसफुल हूँ। हुँ, तो पैसा, सक्सेस और हैप्पीनेस, हुँ। वो तो अलग चीज़ें हैं। राजेश जी, आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हो। जो भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो उनका ज़िंदगी के प्रति प्रति नज़रिया अलग होता है। कहीं न कहीं आप हमारे गुरुकुल सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हो। हुँ, हुँ। आप पेरेंट्सहुड पे कुछ नई बातें कर रहे हो। कहीं न कहीं कोई बदलाव की बातें कर रहे हो। तो हमारी आने वाली पीढ़ी, अभी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपका क्या मैसेज है? क्या सजेशंस है? पेरेंट्स जो हमारे हैं, उनके लिए तो मैंने मैसेज दिया कि बच्चों के साथ रहिए, हुँ, और बच्चों को मेरा स्पेशल मैसेज ये है कि ऐसा बहुत कुछ है हुँ, हमारे संस्कारों में, हमारे कल्चर में, हुँ, इंडियन कल्चर में, हुँ, जिसको समझने की ज़रूरत है, हुँ, जिसको सीखने की ज़रूरत है, हुँ, जो कि बहुत पीछे छूट गया है। हुँ, और मैं उनको मोटिवेट करना चाहूँगा हुँ, कि ऐसी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगाएँ, हुँ, उसको समझने की कोशिश करें, हुँ, और फिर से रिवाइव करने की कोशिश करें आज के माहौल के हिसाब से। हुँ, गुरुकुल सिस्टम में देख लिया जाता था हुँ, कौन-सा बच्चा कैसा है। हुँ, माँ-बाप नहीं समझ रहे तो बेटा आप खुद से पहचानो खुद को, हुँ, कि आप खुद क्या करना चाहते हो, हुँ, और उस हिसाब से अपना करियर चुनो, तभी आप सक्सेसफुल रहोगे, खुश रहोगे, और पैसा भी आएगा। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। आप अच्छा कोई भी काम करते हो, पैसा आपके पीछे आता है। पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। राजेश जी, मैं ऐसा मानता था कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप अच्छे बिज़नेसमैन हो, बट आपसे इतनी बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे विचारक हो। थैंक यू। आपके विचार कहीं न कहीं जीवन में बदलाव लाने की वाली बात है। आपने स्पोर्ट्स के लिए बोला ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। आप एक कहीं न कहीं एक प्रोसेस की बात कर रहे हो। तो आज कहीं न कहीं आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि सबको
सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, जो आप बोल रहे हो कि खुद को पहचानें। और दूसरी एक अच्छी बात आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब हम साइंस की बात करते हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वी नीड टू गो टू बैक टू बेसिक्स। वो बेसिक को समझने की ज़रूरत है। राजेश जी, आई थिंक आपने जो भी समय दिया है, वो मेरे लिए आज बहुत प्रोडक्टिव समय रहा है, और आई एम श्योर जो लोग ये एपिसोड देखेंगे, उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, और उनके लिए बहुत सारी नई बातें आपने बोली है, जो सोचने की ज़रूरत है लोगों को। सो ये बातें करने के लिए, आपका टाइम देने के लिए और इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके विचार में, आपके ज़हन में बदलाव लाने की एक चाह है। इसके पहले भी जब आपसे बात हुई तो आप बोल रहे थे कि स्पोर्ट्स में कहीं न कहीं वो ग्रास रूट लेवल पे काम करने की इच्छा है। तो हमारी यही मनोकामना है, हमारी यही शुभेच्छा है कि आप आपके विचारों से, आपकी फ़िलॉसफ़ी से कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में बदलाव लाएँ, उसमें योगदान दें। क्योंकि भारत विकसित देश है, विकास आज भी हो रहा है और भी होने वाला है, बट ज़रूरत है उसको समृद्ध करने की। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके विचार, आप जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं भारत को, हमारी पीढ़ी को समृद्ध करने में उपयोगी रहेगा। यही हमारी शुभेच्छा है, और फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच धोनी जी बुलाने के लिए। तो अंत में यही है मैसेज कि ज्ञान को ज्ञान समझो। ज्ञान के पीछे जाओगे तो सब कुछ मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। बट आप और चीज़ों के पीछे भागोगे तो शायद सारी चीज़ें छूट जाएंगी। थैंक यू वेरी मच थैंक यू अगेन। राजेश, थैंक थैंक यू। यू सो मच। ओके। साधन और व्यवस्था सिर्फ होना ज़रूरी नहीं, एक तरीका भी ज़रूरी है। प्रोसेस, वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रोसेस, एंड टुडे आल्सो Mr. Rajesh has spoken on the process. So designing and defining process is highly required. Second thing, self-introspection in order to gain knowledge, wisdom, success, and happiness. Self-introspection is highly required, which ultimately helps you to understand ourselves, and it helps you to find the direction for our life. And third and very important point is having discipline in life. Discipline in your routine, in food, in sleep, in getting early, having exercise, and on top of it, having positive thought. These are the takeaways from today's Between the Lines episode. Thank you for joining us in the Between the Lines. And don't forget to read Between the Lines. Stay tuned.